जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के अंश को प्रणाम करने के साथ हम जो जिज्ञासा की कड़ी है उसको प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करते हैं जो कुंडली के 12वें भाव में सबसे महत्वपूर्ण नवे भाव के बाद, जो नमा भाव है वो हमारा भाग्य भाव के बाद जो नवे से नमा भाव है वो पंचम भाव पे बात करते हैं, जिसको हम संतान भाव भी के बारे में भी जानते हैं, विद्या के बारे में भी जानते हैं और अगला जन्म कैसा होगा कैसा रहेगा इस पर भी बात करते हैं। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है कुंडली में। वैसे सारे भाव महत्वपूर्ण हैं, सभी भावों का अलग अलग महत्व है, लेकिन पंचम भाव का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यह आपके इस जन्म के कर्म के अनुरूप आपका जो नया जन्म होगा उसमें किस प्रकार से आपका कार्य होगा उस पर बात होती है। इससे यह जो भाव है उसमें संतान कैसे होंगे उस पर बात होती है। यह जो भाव है वह विद्या का भाव है, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, जिसके कारण आपको रोजगार किस प्रकार से मिलेगा, व्यवसाय कैसा होगा, आपके समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो किस प्रकार बनेगी, आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं वो तो किस प्रकार आप उसका दमन करते हैं, या आप में सुख किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का आप भोग भोगेंगे उस पर बात करेंगे, या आपका खर्चेस कितना होगा, खर्चा कितना होगा, खर्चा को किस प्रकार से आप कम कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। अगर और इसके साथ साथ आप यह भी देखेंगे इस भाव से कि अगर आप बीमार हैं तो बीमारी का जो बचाव है उस प्रकार से किस प्रकार किया जाता है। यह भाव सभी भावों से भी महत्वपूर्ण है, तो जानते हैं इस भाव के बारे में डिटेल से। यह भाव पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव, लग्न कुंडली से पंचम स्थिति किसी भी ग्रह के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह त्रिकोण भाव भी है, ट्राइन हाउस कहते हैं। और पंचम भाव जिसका अधिपति सूर्य है, पंचम भाव से सूर्य कहते हैं कि जगत पिता हैं, तो उसी प्रकार यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। पंचम भाव से हम जहाँ पर विद्या के बारे में बात करते हैं वहीं पे संतान के बारे में भी बात करते हैं, वहीं पर हम प्रेम के बारे में भी बात करते हैं कि आपका प्रेम किस प्रकार से है। व्यवसाय के लिए भी इसी भाव से आगे से हम बात करते हैं, और आपका हायर एजुकेशन भी इसी चीज़ का हुआ। अगर हम बोलते हैं कि विद्या हायर स्टडीज़ में इसी भाव के बारे में जानते हैं। यह भाव आपका, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो यह पेट के लिए यह भाव माना जाता है, आपके इष्ट के लिए यह भाव से देखा जाता है, निर्धारण किया जाता है। और प्रथम भाव से अब 5वां नंबर पे आते हैं, और द्वितीय नंबर से, द्वितीय हाउस से आप देखेंगे ये चौथे नंबर पे है। द्वितीय हाउस किसका है? समाज का है, लेकिन समाज में किस प्रकार के आपका इज्जत सम्मान रहेगा यह पंचम भाव से भी देखेंगे। अगर पंचम हाउस आपका ठीक रहेगा तो आपका सम्मान भी काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना आपके परिवार में उतना ज़्यादा आपकी कह सकते हैं आपकी रेपो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तृतीय हाउस से यह आपका देखेंगे, तृतीय से तृतीय हाउस है, अर्थात भावित भावकारकम। तृतीय हाउस पराक्रम का है। तृतीय हाउस से हम पराक्रम के बारे में जहाँ पे बात करते हैं तो और डिटेल में जब पराक्रम की बात करते हैं तो तीसरे से तीसरा आ जाता है भावित भावकारकम जो कुंडली में है। और वहाँ पे देखेंगे कि अगर भाई बहन आपको सपोर्ट कब करेंगे, अगर आपका फ्रेंड सर्कल सपोर्ट कब करेगा, जब आपकी उस प्रकार से आपका वह भाव है। अगर आप उनसे सही ढंग से बात नहीं करेंगे, प्रेम सौहार्द नहीं रहेगा आपके भाइयों के साथ, तो वो तीसरा हाउस कैसा आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो तीसरे हाउस के बारे में जब भी पराक्रम के बारे में बात करते हैं तो पंचम भाव के बारे में भी जरूर आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति आपको हेल्प करेंगे, तो किसका साथ आपका प्रेम का संबंध किस प्रकार से है। तो तीसरा भाव महत्वपूर्ण है। चौथे से यह दूसरा भाव है, अर्थात चौथा हाउस सुख का भाव है, और पंचम हाउस वहाँ पर आपके देखेंगे किस प्रकार से होगा। चौथा भाव जहाँ पे माता का है, संतान का है, तो पंचम हाउस फिर से यहाँ पर आप में किस प्रकार की कला है, किस प्रकार का आपका प्रेम है, किस प्रकार का आप में जो समाज में एक नाम है, फेम है, वह किस प्रकार से है। अगर अच्छा नाम है तो आपको सुख भी अच्छा मिलेगा, अगर आपका प्रेम अच्छा है तो भी सुख मिलेगा, नहीं तो वह चौथा हाउस सुख की कमी रहेगी। प्रेम नहीं है तो वहाँ पे सुख नहीं होगा, नींद की रातों की नींद गायब हो सकती है वहाँ पर। और नींद की प्रॉब्लम कौन देता है? चौथा हाउस से देखते हैं। तो 5वां हाउस के साथ लिंक में यह हाउस भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 5वां हाउस है। उसके बाद जब छठा हाउस से देखेंगे तो 5वां हाउस द्वादश हो जाता है छठे हाउस का। छठा हाउस किसका है? रिपु का है, ऋण का है, रोग का है। तो अगर हम बात करते हैं कि छठा हाउस अगर बीमार है लेकिन आप में वह एजुकेशन नहीं है कि उस चीज़ के बारे में कैसे है क्या नहीं है, तो बीमारी आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की ओर घेर लेगा, बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में लेके आ सकता है छठा हाउस।
आप भी अगर लोन है, आपने लोन ले रखा है या आपके ऋण ले रखा है और आपको एजुकेशन नहीं है, विद्या नहीं है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो पहले के समय में बोलते थे ना कि 2 को 4, 4 को 16, 16 को 256 के रूप में बनाया जा सकता है। इसलिए छठा हाउस को देखने के साथ साथ कि विचार करने के साथ कि आपकी छठा हाउस किस प्रकार फल देगा और उससे निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उससे दूर जाने के लिए क्या करना चाहिए, 5वें हाउस के बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यकता है। अब आते हैं 7वें हाउस से, वो एकादश हाउस है। 7वां हाउस भोग का हाउस है, जहाँ पर हम भोगते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तब वो हमारे 5वें हाउस के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 7वां हाउस जहाँ पर आपका प्रेम का है, जहाँ पर प्रेम को भोगा जाता है, जहाँ पर आप पार्टनर के सुख को भोगते हैं, तो वहीं पर अर्निंग है क्या, 5वां हाउस। अगर आपके पास अर्निंग नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो वह आपका जो 7वां हाउस का रिजल्ट है वो सही ढंग से नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको कौन पार्टनर बनाएगा? आप में कोई विद्या का गुण ही नहीं है तो आप में पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं? या आप में कोई कला नहीं है तो आप पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं? इसलिए 7वें हाउस से जो भोगने के लिए 5वां हाउस का रिजल्ट का होना बहुत ही जरूरी है। वह किस प्रकार, अगर प्रेम नहीं है तो 7वां हाउस जो आपका धर्मपत्नी का है, पति का है, जया का है, तो वह उधर से रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब 8वें हाउस से आते हैं तो 8वां हाउस आयु का है, तो वहीं पे 5वां हाउस फिर यहाँ पे कर्म का हो जाएगा। आप किस प्रकार से कर्म करेंगे जिस पर आपका आयु निर्भर करता है। अगर आपकी कर्म ही अच्छा नहीं है, कर्म अर्थात अगर आपको कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे आयु का छीन होना होता है, अगर आपका संस्कार ही उस लाइफ में होगा, आपका प्रेम ही उस अर्थ से होगा, या आपके संतान से आपको उतना सुख नहीं होगा, तो आपको आयु पे इफेक्ट होगा, आपका एज पे इफेक्ट होगा। और आपका गूढ़ विद्या का भी 8th हाउस है, लेकिन अब गूढ़ विद्या किस में, रिसर्च का 8th हाउस है, जहाँ पर तो 5म हाउस विद्या का है। अगर किस लाइन से आप पढ़ेंगे उसी से आपको 8th हाउस का रिजल्ट भी गूढ़ विद्या में मिलने की संभावना रहती है, संभावना होती है। तो जब 8th हाउस के बारे में हम जब बात करते हैं तो 5वें हाउस को देखना बहुत ही आवश्यकता होता है। अब यहाँ पर हम कहते हैं 9म हाउस। 9म हाउस किसका है? पुनर्जन्म का। 9म हाउस है भाग्य का, कि आपने किस प्रकार से भाग्य किया है, जो इस जन्म में आपकी संतान मिलेगी, आपको आपका जो एजुकेशन होगा किस प्रकार से होगा, उसे 9म हाउस से हम बात करते हैं, भाग्य से देखा जाता है। तो वहीं पर आपका 5म हाउस आपके इस जन्म के कर्म को किस प्रकार से करेंगे और उसका रिजल्ट कैसा होगा, और इससे आपका जो अगला जन्म है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यह 5वें हाउस से देखते हैं। तो 9म से 9म 5म हाउस हो गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है 9म के बाद 5म हाउस, तो यहाँ पर भी गणना बहुत ही आवश्यकता है। हम जब 10म हाउस से बात करते हैं तो 10म हाउस से अष्टम हाउस होता है। तो अष्टम हाउस जहाँ पे आयु का विचार करते हैं, जहाँ पर हम गूढ़ विद्या का विषय बात करते हैं, प्रेम के बारे में जहाँ पे 5म हाउस से बात करते हैं, तो वहीं पर देखेंगे 10म किस चीज़ का है? 10म आपका कर्म क्षेत्र के ऊपर है। तो कर्म क्षेत्र से गूढ़ विद्या कौन सा हो गया? अष्टम हो गया आपका 5म। आपने क्या चीज़ का आपको नॉलेज है, अगर आप में कला गाना गाने का है तो आप जो अर्निंग सोर्स है आपको गाने से मिलेगा, यानी 5म हाउस के कारण आपको मिल रहा है। आप अगर इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो आपका इंजीनियरिंग का सोर्स का कौन सा मालिक है? शनि है, केतु है, राहु है, मंगल है। अब यदि डॉक्टर लाइन में है तो सूर्य आ जाएंगे, मंगल आ जाएंगे। तो यह आपको कर्म पे भी, जो 10म हाउस है, कर्म पे भी डिपेंड करता है। 5म हाउस आपने क्या पढ़ा लिखा है, अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ पे 5म हाउस देखेंगे कि आपके 10म हाउस में फिर वह किस प्रकार से रिजल्ट देगा। एकादश हाउस अर्निंग का है, वह 7म हाउस 5म हाउस का बिल्कुल 7म है, अपोजिट है। अगर आपने एजुकेशन जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से आपको अर्निंग होगी। अर्निंग अर्थात सोर्स होगा, आपका इनकम का सोर्स होगा, सेविंग होगा, आपको इनकमिंग होगा, जो कंटिन्यूसली इनकम है वह बिल्कुल अपोजिट है। वह एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं कि यह एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर आप में प्रेम नहीं है तो संचय क्या करेंगे? आप लड़ाई चल रही है तो आप में अर्जन क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आपके कर्जा है तो कर्जा को आप चुका नहीं सकते हैं एजुकेशन से, अगर विद्या से, अपने तर्क बुद्धि से, तो आप में वह अर्निंग कहाँ से रहेगा? तो यह बिल्कुल एक दूसरे से परिपूरक है, पूर्ण है एक दूसरे के। एकादश हाउस और 5म हाउस क्योंकि आमने सामने है। अब आते हैं द्वादश हाउस। द्वादश हाउस से जब देखेंगे कि यह कौन सा हाउस है, यह छठा हाउस है। ये छठा हाउस किसका हो जाता है? रिपु का हो जाता है, रोग का हो जाता है। और द्वादश हाउस किसका होता है? वह मृत्यु का हो जाता है, आपका व्यय का हो जाता है। किसी भी चीज़ के व्यय के बारे में द्वादश हाउस से बात करेंगे। और यहाँ से छठा हाउस है, अगर आप देखेंगे आपके पास लोन है या आपके पास खर्चा ज़्यादा है तो आप कैसे उसे रोक सकते हैं? तो आप अपने तर्क बुद्धि से आप उसको रोकते होंगे कि नहीं, मेरे को यह प्लान करना है, प्लानिंग के थ्रू इसको रोका जा सकता है। इस स्टेप से बजटिंग करते होंगे, बजटिंग को फिर कंट्रोलिंग
करते होंगे, इस प्रकार से आप आगे उसको बढ़ते होंगे। या कोई आपको बोल सकते हैं बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप अपने दिमाग को बोलते होंगे कि भैया कि नहीं, मेरे को ये खाना खाऊंगा तो मेरे को पेट की बीमारी होगी, ये खाना खाऊंगा तो मेरे को कुछ और डिसीज प्रॉब्लम होगा, जिसको रोका जा सकता है। तो जो 12th हाउस से 6ठा हाउस रोग का है, जब विचार करेंगे कि इस रोग को कैसे रोका जाए, तो वहाँ पर हम पंचम भाव से जरूर ही संपर्क करेंगे। बिना पंचम भाव से हम द्वादश हाउस के बारे में बात नहीं करेंगे। सारे हाउस का एक दूसरे के लिंक इसी प्रकार से बनते हैं, और यह जो लिंक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सिर्फ एक भाव को देखकर फलित नहीं करना है, एक भाव से देखकर फलित करेंगे तो वह फलित नहीं होगा, वह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। षोडश वर्ग के बाद हमें हर लग्न को, हर भाव को बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है कि वह किस नक्षत्र में है, किनका सब लोड कौन से हैं, और उनकी दशा कब चल रही है, वह दशा में फल कब देंगे, ये सब बहुत ही आवश्यकता होती है। अस्तु, अब हम आते हैं आज के जो प्रश्न कड़ी है उस पर आते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न वो आद्रिका जी का है। आद्रिका जी का जन्म 13 अक्टूबर 1969 को रात के 9:32 पर उड़ीसा में हुआ है, और इनका प्रश्न है कि इनके ऊपर कोर्ट केस है। तो सबसे पहले इनकी मिथुन लगन की कुंडली है, और केतु यहाँ पर तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध शुक्र गुरु इनके चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा इनके पंचम भाव में है, मंगल इनके सप्तम हाउस में है, राहु यहाँ पर नवम भाव में भाग्य हाउस में बैठे हैं, जहाँ से यह लग्न को देख रहे हैं, तृतीय हाउस को देख रहे हैं, पंचम हाउस को देख रहे हैं। शनि इनके एकादश भाव में है, जहाँ पर वह पंचम हाउस को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं और दसम हाउस को देख रहे हैं। तो आद्रिका जी, आप में एक चीज़ तो है, जो केतु की यहाँ पे दृष्टि, आप में देवी शक्ति होगा। आप कभी कभार ऐसे चीज़ आपको भान जरूर हो जाता होगा, जो होने वाला घटना घटित हो रही हो, या आप किसी को कुछ कहते होंगे तो वह घटना घटित होती होगी। तो केतु यहाँ पर आपको देवी शक्ति से आपको हमेशा ही सदैव ही आपको अच्छा रिजल्ट देता होगा। और सूर्य बुध शुक्र गुरु की यहाँ पर युति आपको किसी न किसी कला से, आप में ऐसा कला भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को एक बार देख लेते होंगे तो आपको याद रहता होगा, आपको सरकार से भी फायदा मिलता होगा, और यहाँ पर आपको सुख बोल कह सकते हैं कि सभी प्रकार के सुख मिलेगा। और यहाँ और देखेंगे यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पर आपके पंचम हाउस में है, लेकिन इसको शनि देख रहा है, और यहाँ पर यह शनि और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। तो आपको टेंशन, प्रेम से रिलेटेड भी टेंशन रहा होगा, रहता होगा। आपको प्रेम से रिलीजन, एजुकेशन, आप ठीक है, अच्छा एजुकेशन मिला हुआ, लेकिन कैसे भी करके धीरे धीरे कट के आपका एजुकेशन भी ठीक ठाक हो गया। मंगल की यहाँ पे सप्तम हाउस में, मिथुन लगन के सप्तम हाउस में मंगल यहाँ पर, और जिसकी दृष्टि सेकेंड हाउस में पड़ रही है, और फर्स्ट हाउस में लग्न में पड़ रही है, और यहाँ पे चतुर्दृष्टि इसके 10th हाउस में पड़ रही है। तो इम्पैक्ट आपका सभी जगह से मिलेगा आपको। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में भी उतना ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। राहु की यहाँ पर स्थिति भाग्य भंग की स्थिति निर्भर करता है। आपको मिल तो जाएगा भाग्य के अनुरूप आपको लास्ट टू लास्ट रिजल्ट, लेकिन आपको संघर्ष यहाँ पे बहुत ही करवाता है राहु। शनि यहाँ पे तृतीय दृष्टि से पहले चंद्रमा को देख रहा है, तो मानसिक पीड़ा देता है, आपको डिप्रेशन का शिकार होते होंगे या अभी भी होंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि शनि आपको दसम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो 5-8 का जो एक लिंक है, तो आपको बदनामी, जो अभी का पीरियड भी चल रहा है, केतु की दशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है, उसके बाद बुध का अंतर्दशा आएगा, जो कि 2 अगस्त 2022 तक रहेगा। और जो आपका प्रश्न था कि कोर्ट केस से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोर्ट केस से रिलेटेड बुध में आपको बदनामी की जो संभावना है, वो आगे जो आने वाला समय है उसमें बदनामी मिल सकता है। आपके ऊपर कोई जो आरोप है वह गहरा हो सकता है, आपको निकलने में थोड़ी समस्या हो सकती है यहाँ पर। और दूसरा कि सूर्य यहाँ पर प्रेम प्रसंग से, जो कि मैरिड लाइफ से, वह अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आप में अच्छा हेल्थ से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम देगा ही देगा। मदर की हेल्थ भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती हुई दिखती है यहाँ पर। तो 2022 अगस्त तक रहेगा, उसके बाद शुक्र की दशा चलेगी। शुक्र आपका अच्छा है, शुक्र से रिलेटेड आपको सब कुछ का फेम वेम या आपके कोर्ट केस है वहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर यह कोर्ट केस का रिजल्ट अगस्त 2022 के बाद आता है तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर बुध के लिए और राहु के लिए उपाय करना चाहिए। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और आपको चंद्रमा का जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपको। चंद्रमा के जिससे आपका मेंटल लेवल, आपको जो टेंशन है, डिप्रेशन है, वह थोड़ा कम हो सकता है। और केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा पाठ का आराधना करें, तो यहाँ पर केतु भी आपका अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। तो अब हम आते हैं, दूसरा प्रश्न चेतना जी का है।
चेतना जी का जन्म 10 मार्च 1987 को 8:09 सुबह में कानपुर यूपी में हुआ है। इनका प्रश्न विवाह से है। मेष लग्न की कुंडली, मंगल इनके लग्न में है और चंद्रमा इनके तृतीय हाउस में है, केतु इनके छठे हाउस में है और शनि इनके अष्टम हाउस में है, सूर्य बुध इनके एकादश भाव में है, गुरु और राहु इनके द्वादश भाव में है। यह आप धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक होंगे, धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च भी करते होंगे। चंद्रमा आपके तृतीय हाउस में, आपको कहीं ना कहीं भाई बंधु के थ्रू फायदा भी मिलेगा। लेकिन मंगल लग्न में आपको थोड़ा क्रोधी कह सकता है कि आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते होंगे, आप बहुत ही छोटे काल में आप गुस्सा हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता होगा आपका गुस्सा, तो उस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। केतु यहाँ पर छठे भाव में आपको दुश्मन या आप कह सकते हैं कंपटीटर या कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा आपको जूझना पड़ सकता है। लेकिन गुरु और राहु की यहाँ पर द्वादश भाव में युति आपके लिए उस पर विजय प्राप्त करवाता है। आप अपने दिमाग के बदौलत आप अपने दुश्मन के ऊपर अपने किसी भी क्षेत्र में आप हमेशा ही जीतेंगे। सूर्य और बुध की यह जो एकादश भाव में युति है वो आपके लिए अच्छा है, प्रेम प्रसंग से भी यह रिजल्ट आपके लिए अच्छा लेके आएगा। और शुक्र यहाँ पर जो दशम भाव में है वह भी अच्छा है। आपको श्रृंगार से रिलेटेड कार्य करें वह फायदेमंद रहता है आप लोगों के लिए या आपके लिए, या आपको एक कला ऐसा जो होगा जो स्त्री कह सकते हैं स्त्री की सज्जा से रिलेटेड भी आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको कला से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा। शनि की स्थिति आपको जो लाइफ में अचानक दुर्घटना का योग बनाता है, आपको थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। और अभी जो बात करते हैं बुध और शुक्र की जो अंतर्दशा है, बुध की दशा और शुक्र की अंतर्दशा है, वह आपके लिए कैसा रहेगा। जो विवाह से प्रश्न है, विवाह के लिए शनि का गोचर जब आपके कुंभ में हो जाए और उस समय आपका विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नवंबर 2000 अगले साल एंड में जाते जाते आपका विवाह होने की संभावना, या विवाह से रिश्ता बनेगा जो कि आपका बुध में शुक्र में शनि जैसे ही आएंगे नवंबर 2022 के बाद, तो विवाह का योग काफ़ी ज़्यादा प्रबलता के साथ लेता है। और यहाँ पर बात करूँ आपकी जो इंटरकास्ट मैरिज की, मुझे ऐसा संभावना नहीं दिखती है कि जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज हो या आपसे कुछ हो। विवाह विलम्ब से ज़रूर है, लेकिन 2022 के एंड में आपका विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी अच्छी जगह से होंगे और रिचेस्ट फैमिली हो सकते हैं कह सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत वह भी उग्र स्वभाव के आप ही की तरह होंगे, तो थोड़ा सा आप अपने लाइफ को कंट्रोल करके रहेंगे तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा। और कोई ऐसा दिक्कत मेरे को आपकी लाइफ से कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि जहाँ पे वैवाहिक लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको मंगल के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मंगलवार को उपवास करें, यह सही रहेगा आपके लिए। और थोड़ा सा आप विवाह के लिए जल्दी से विवाह में अवरोध ना हो तो गुरु का उपाय यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपको यश नहीं मिलेगा। आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं अपनी युति के साथ, दोस्तों का हेल्प तो करते होंगे लेकिन बदनामी भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए गुरु के लिए आपका उपाय करें। गुरु के लिए आप वीरवार का व्रत कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आपको केले का वृक्ष का और विष्णु जी का पूजन करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है वो राजू सिंह भदौरिया जी का है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1984 को फतेहपुर यूपी में हुआ है। इनका प्रश्न भी विवाह से रिलेटेड है। तो इनका कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य बुध शनि इनके चतुर्थ भाव में है, शुक्र चंद्र केतु यहाँ पर पंचम भाव में है, मंगल और गुरु छठे हाउस में है, राहु इनके एकादश भाव में है। ज्येष्ठा का नक्षत्र है, मूल में नक्षत्र में पैदा हुए हैं और सूर्य बुध शनि इनके चतुर्थ भाव में। तो एजुकेशन में रुकावट दिखता है, माता की हेल्थ की प्रॉब्लम दिखता है। आपकी माता की हेल्थ उतनी ज़्यादा सही नहीं रहती कि आपको कहीं ना कहीं आपको भी हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। चेस्ट में पेन रहने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है यहाँ पर, या डर एक ऐसा कि आपको सताता रहता होगा। शुक्र बुध चंद्र एजुकेशन में, फिर यहाँ पर प्रारंभिक एजुकेशन में आपको दिक्कत दिखाई देता है। और शुक्र और चंद्र यहाँ पर देखेंगे कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रिजल्ट नहीं दिखता है। कि कहते हैं कि कामों की या एक रंग मिजाज, जो आपका मिजाज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रखा है। मंगल और गुरु यहाँ पर कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको पेट से रिलेटेड समस्या, गैस्ट्रल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देने की संभावना रहती है। राहु यहाँ पर सप्तम हाउस को देखता है तो विलंब विवाह का योग करवाता है, निर्माण करवाता है। और आपका गोचर में अभी देखेंगे कि शनि आपके सप्तम हाउस में है
और गुरु अभी अष्टम हाउस से वापस सप्तम हाउस की तरफ जाएंगे। तो विवाह के लिए जो अभी समय है वो आपका जो दशा चल रहा है वो सूर्य में शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि की अंतरदशा 28 सितंबर 2021 को ख़त्म होगा, उसके बाद बुध का अंतरदशा स्टार्ट होगा। और विवाह से रिलेटेड जो प्रश्न है कि विवाह कब होगा आपका, तो देखते हैं। सूर्य की दशा में विवाह का योग प्रबल योग बन रहा है। 2019 में भी एक अच्छा योग आया होगा आपके पास जिसमें विवाह नहीं किए होंगे, तो उसके लिए रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देता है कि उस टाइम आपने विवाह नहीं किया हो या विवाह का एक रिश्ता टूटा होगा आपका। विवाह का जो योग कह सकते हैं कि 2022 अगस्त के बाद और 23 से पहले जो योग है वह बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि एक इंटरकास्ट मैरिज, या आप अपने पत्नी को पहले से ही जानते होंगे और उनका यह भी हो सकता है कि वह दूसरे जो एक भगवान को मानने वाले दूसरे होंगे, और लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं। आप में कहीं ना कहीं एक तार्किक हमेशा ही समस्या रहेगी, एक दोनों अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा यहाँ पे वैवाहिक लाइफ में। लेकिन जो आपका विवाह है, जो प्रश्न था, वह 2022 अगस्त के बाद होने की संभावना है, दिसंबर एंड में, यानी कि 2022 मिड के बाद आपके विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रेम प्रसंग आपके यहाँ पर दिखते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप उस पर बाद में थोड़ा संयम नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना रहेगी आपकी मैरिड लाइफ में। आपको यहाँ पर आप सूर्य और शनि के लिए आपको सूर्य यहाँ पे नीच के हैं, जिसके लिए आपको सूर्य का उपासना करना चाहिए। अगर कार्तिक महीने में आप सूर्य का व्रत करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। नमक का सेवन कम करें तो आपके लिए हार्ट से रिलेटेड और पेट से जो रिलेटेड समस्या है, बीपी से जो रिलेटेड समस्या होती हैं या हो सकने की संभावना बहुत ही बढ़ती है, उस पर कंट्रोल लगे। तो आपको नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो प्रतीक्षा खड़का जी का है। इनका जन्म 10 जून 2000 को 2:58 सुबह में डोलका डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, काठमांडू के नेपाल से। इनका लग्न है वह मेष लग्न की कुंडली है, और यहाँ पर इनके 4 ग्रह है, चतुर्थ ग्रह है इनके द्वितीय हाउस में है, सूर्य गुरु शनि शुक्र। मंगल बुध इनके तृतीय हाउस में है, चतुर्थ हाउस में राहु है, और अष्टम भाव में चंद्रमा है, और दसम भाव में केतु है। यहाँ पर सूर्य गुरु शनि शुक्र की युति इनको प्रखर वक्ता बनाते हैं। इनमें बोलने की जो कैपेबिलिटी है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक होगी, अच्छा होगा। इनके दाएं तरफ शोल्डर में तिल या कोई मार्ग का निशान होगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। चतुर्थ हाउस में फिर से जो राहु की युति है वो कहीं ना कहीं अध्यापन के क्षेत्र से आपको जोड़ता है। आपको अध्यापन के कार्य में काफ़ी ज़्यादा रुचि होगी। और मंगल और बुध यहाँ पे तृतीय घर में, तृतीय भाव में आपके लिए यह संकेत देता है कि आपके भाई बहनों के साथ संबंध के साथ साथ कहीं ना कहीं आप में जो अंदर में इच्छा जागृत होती है, वो व्यापार करने की इच्छा है, वह काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रयास भी रहेगा, प्रयास का सक्सेस भी मिलेगा आपको। लेकिन जो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा कार्य वह कहीं ना कहीं पर मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं आप किसी के लिए। लेकिन आपको देखेंगे यहां पर कि शनि आपके द्वितीय हाउस में बैठे हैं, जो कि दसम और एकादश के स्वामी हैं। तो आप में कहीं ना कहीं एक जॉब से रिलेटेड या अर्न से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है। पैतृक संपत्ति में आपको लाभ मिलेगा, नो डाउट। अभी की जो दशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है। राहु में राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु आपके चतुर्थ भाव में है, और राहु पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में है। यहाँ पर देखता हूँ कि राहु के कारण आपको ट्रैवल या घर से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या का फेस करना पड़ सकता है। हेल्थ से भी अभी का समय जो कि जून तक था समय, वह काफ़ी अच्छा नहीं बीता होगा। मेंटली आप में काफ़ी ज़्यादा परेशान रही होंगी जब यहाँ पर राहु में बुध का अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा। अब बुध के बाद केतु आता है, और केतु में जैसे कि देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको बदनामी से रिलेटेड कोई कार्य या आपके ऊपर कोई झूठा आरोप मढ़ा जा सकता है, जिसमें आपका जो कार्य में या जिसमें आपका हिस्सेदारी बिल्कुल ही न के बराबर हो, लेकिन वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। तो थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। जुलाई मास तक यानी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके बाद जो समय रहेगा आपके लिए सही है, और आपके जो प्रेम प्रसंग के मामले में भी वह समय थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट लेके आने के चांसेस हैं। यहाँ पर
आपको मैं यही कहूँगा कि आपको राहु का सबसे पहले उपाय करना चाहिए। राहु के बाद आप देखेंगे कि गुरु या केतु का उपाय भी करते हैं तो अच्छा रहेगा। अब राहु के लिए बीज मंत्र राहु के ओम राम राहुवे नमः, इसका 18,000 जाप संख्या कीजिए। और दूसरा कि किसी भी बुधवार को, 3 बुधवार को आपको सर पे से वार कर जो जौ है उसे वार कर प्रभावित नदी में प्रभावित करना है। और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि मंगल और बुध की युति है, तो कहीं ना कहीं अपने हो सकता है कि एक डर या एक कुछ आप में आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है कि मंगल और बुध के कारण। तो आप बुध का उपाय, चाहे आप गाय को हरे चारा खिलाएं, नहीं तो रात को, मंगलवार की रात को मूंग की दाल को भिगो के रखें और बुधवार को चिड़ियों को दाना दें। यह आपके लिए बुध को अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। बुध से एक जो विश्वास है और वाणी में और तेजपन की बढ़ोतरी होगी। दूसरा, आप अपने जो मेन फेस है, घर का मेन द्वार है, वहाँ पर हरे रंग का गणेश जी का जो मूर्ति है वहाँ पर उसको फोटो लगाएं वहाँ पर, तो आपके लिए यह जो बुध है वो काफ़ी अच्छा रहेंगे। राहु और बुध का उपाय करने से आपके लिए जो समस्या से चल रहा है वो समस्या में थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। केसर का तिलक करते हैं, यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हमारे पास पाकिस्तान मीठी सिंध से प्रशांत कुमार जी का प्रश्न है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1994 को है और इनका जो लगन है वह लगन धनु लगन की कुंडली है। गुरु यहाँ पर इनके एकादश भाव में, शुक्र बुध राहु के साथ हैं। गुरु चंडाल योग बना रहे हैं यहाँ पर। शुक्र भी यहाँ पर नीच के हैं और और सूर्य चंद्र इनके दशम भाव में है, मंगल इनके अष्टम भाव में, केतु इनके पंचम भाव में और शनि इनके तृतीय भाव में। एजुकेशन में रुकावट, हेल्थ से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्या, बीपी की बोल सकते हैं या ब्लड से रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको पेट से रिलेटेड समस्या आपको होने की संभावना है। आपको पाइल्स इत्यादि जो कि पेट से, जो मलद्वार से रिलेटेड समस्या है, वह भी आपको परेशान कर सकता है। आप में परेशानी से जूझेंगे। इससे आप आंशिक मांगलिक की कुंडली बनती है। यहाँ पर मंगल यहाँ पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के नहीं, आपके तृतीय भाव में बैठकर आपके नवम भाव को, आपको द्वादश भाव को और पंचम भाव में। तो प्रेम प्रसंग से रिलेटेड परेशानी, प्रेम के तरफ से आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं। लेकिन मंगल अपने चतुर्दृष्टि से शुक्र और राहु को देख रहा है। कहीं ना कहीं आप में जो एक इच्छा है, आप बोलते काम की इच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो सकती है, जिसके कारण आपको बदनामी तक मिल सकता है। राहु महादशा में शनि की अंतरदशा आपके सितंबर 2021 तक रहेगा और शनि में वर्तमान में शनि में गुरु चल रहे हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि आप तृतीय हाउस से, सप्तम हाउस से और पंचम हाउस, अर्थात आप पराक्रम में पार्टनर के लिए परेशान हो सकते हैं। और एजुकेशन में थोड़ा बहुत अच्छा समय कह सकते हैं इसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं, लेकिन आपको अच्छा फेवरेबल टाइम रहेगा एजुकेशन से। आप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आपको व्यवसाय के प्रति जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा आपका धीरे धीरे। और यहाँ पर बुध, शुक्र, राहु और गुरु की युति आपको बिजनेस से रिलेटेड फ़ायदा दिलवाएगा। आपको महिला से रिलेटेड कपड़े का बिजनेस करते हैं तो वह फ़ायदा देगा, या आप कोई श्रृंगार से रिलेटेड कार्य करते हैं तभी भी फ़ायदा देगा। इसके अलावा आप में जो कला है वह संगीतज्ञ कला हो सकता है, जहाँ पे आप मीठे गाने गा सकते हैं या आपके ओल्ड गाने गा सकते हैं, संगीतमय हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रुचि दिखता है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। आप में कला, जो इस तरीके से कला है, उससे अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहेगा। आपका जो प्रश्न है वो विवाह से रिलेटेड प्रश्न है। आपका विवाह 2023 और 24 के अंतर्गत होगा और यहाँ पर बुध के अंतर्दशा में आपका विवाह हो जाएगा। राहु में बुध की अंतर्दशा में विवाह का संभावना बहुत ज़्यादा है और 23 से लेकर 24 में यह ज़्यादा प्रबल योगकारी मेरे अनुसार है। कार्य क्षेत्र से आपको बिजनेस अच्छा रिजल्ट देगा और इसके शुरुआत है आप फरवरी और मार्च 2022 से इसका शुरुआत आप कर सकते हैं। वह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको यहाँ से लाभ भी मिलेगा। आपको आपके शुक्र को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, आपको वहाँ से रिजल्ट अच्छा मिलने के लिए, सबसे पहले तो आपको रात में सोते वक्त सिरहाने के समय आपको पानी किसी लोटे में आप रखिए और सुबह उस पानी को किसी भी कांटेदार वृक्ष में डाल दीजिए, जिससे मंगल का प्रभाव कम होता है। आप में जो एक तेज है वो थोड़ा कम होगा। और दूसरा, आपको शुक्र का उपाय करना है तो आपको कैम्फर, कपूर, आलू, दही शिवालय में भेंट करते रहना चाहिए शुक्रवार को। शनि आपके तृतीय दृष्टि में है तो थोड़ा बहुत प्रेम प्रसंग
में रह सकता है आपका, तो उस पर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ज़्यादा आप करेंगे तो वहाँ से ब्रेकअप या एक अलगाव की समस्या का फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से वह शनि को तृतीय भाव में देख रहे हैं। तो अब हम आते हैं गजानन केदार जी के कुंडली पर। उनका जन्म 21 मार्च 1999 को शाम को 6:30 बजे अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। कन्या लगन की कुंडली है। मंगल यहाँ पर द्वितीय हाउस में है, केतु पंचम हाउस में, बुध सूर्य गुरु यहाँ पर सप्तम हाउस में, शनि शुक्र चंद्र यहाँ पर अष्टम भाव में है और राहु यहाँ पे एकादश भाव में है। कन्या लगन की कुंडली, मंगल यहाँ पर स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में है। आप में कहीं ना कहीं गले के आसपास कोई मार्क होगा, गले से परेशानी होगी, नहीं तो आप में बोलने में बहुत ही ज़्यादा उतावलेपन हो सकते हैं। बोलने में कभी कभी भाषा पर कंट्रोल नहीं होगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। समस्या चौथे दृष्टि से यह पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे विद्या का भाव है। विद्या भाव में आपको स्ट्रगलिंग के साथ आप पढ़ाई करेंगे, उच्च डिग्री आप हाईली स्टडीज करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत संघर्ष आपके स्टडीज में बना रहेगा। संतान के पक्ष से परेशानी रहेगी। बुध सूर्य गुरु यहाँ पर सप्तम हाउस में यहाँ पर विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच के हैं, गुरु अपने स्वराशि के हैं, केंद्राधिपति दोष बनता है। अस्तु यहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको अपने पार्टनर के तरफ से फायदा होगा। आपके जो पार्टनर होंगे वह उच्च से आपसे थोड़े से बड़े कह सकते हैं, उनका घर होगा। और यहाँ पर शनि शुक्र चंद्र आपको जॉन्डिस से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम, अन्यथा आपके घर में किसी ना किसी बंदे को डायबिटीज़ हो रखा होगा, मधुमेह हुआ हो, जिसके कारण आप में भी थोड़ा सा डर रहता है कि मधुमेह होने की संभावना बनी रहती है। राहु आपके एकादश भाव में बैठते हुए यह आपके तृतीय हाउस को, सप्तम हाउस को और पंचम हाउस को देखें। और आपकी महादशा अभी मंगल की समाप्त होने वाली है 13 जुलाई, और इसके बाद राहु की महादशा प्रारंभ होगा। फिल वक्त ही जो मंगल में चंद्रमा चल रहा है, चंद्र में सूर्य, तो कहीं ना कहीं जो अगर प्रेम प्रसंग है तो प्रेम प्रसंग में रुका जा सकता है, प्रेम प्रसंग टूट सकता है, वहाँ से फ़ायदा नहीं दिखता है आपके लिए। स्ट्रगलिंग है, वहाँ पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ा समय और सचेत होने की आवश्यकता है इस समय अवधि में। और थोड़ा सा राहु के आने के बाद आपको भी वहाँ से भी फिर भी प्रेम प्रसंग में अगर पढ़ते हैं तो आप अपनी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं। हार्ड वर्कर हैं, किसी भी काम को आप करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग के साथ आप करते होंगे। आप में एक गुण है जिससे आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, वो आप में याद बहुत जल्दी हो जाता होगा। किसी भी चीज़ को देख लेंगे आप स्वयं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते होंगे, या एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं सीखने की प्रवृत्ति या तंत्र मंत्र के अधीन आप में काफ़ी ज़्यादा रुचि हो सकता है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि अभी के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो राहु का जो समय अवधि आने वाला है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। विष्णु सहस्त्र नाम जो कि एकादश भाव में है, और यहाँ पर एकादश भाव में जो कि आय का भाव है, वहाँ पर विष्णु जी का कृपा सदैव ही बनी रहेगी। आप में कभी भी आय से रिलेटेड प्रॉब्लम, व्यवसाय से, नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा। आप में जो एक कला है, जो व्यवसाय करने की इच्छा भी आप में बहुत ज़्यादा रहेगी, वह भी कहीं ना कहीं संतुष्टि की तरफ प्राप्त होता है। आपके पार्टनर की तरफ से सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। विवाह अभी लेट होगा, विवाह में थोड़ा विलंब होगा, विवाह थोड़ा परेशानी के साथ होगा, और हो सकता है कि एक जगह बात बनकर टूटने की भी संभावना है आपके विवाह में। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। भगवान पे विश्वास करते हुए आप अपना कार्य करते रहें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसी के साथ जिज्ञासा की कड़ी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगली कड़ी में उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए सदैव ही महामाया से प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।